साहित्य के तत्वों की चर्चा करते हैं। पाश्चात्य विद्वान विंचेस्टर ने पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में काव्य के मूल विधायक तत्वों को का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व आदि को विंचेस्टर ने काव्य के 4 तत्वों की सत्ता को माना है। हडसन भी इस बात को स्वीकारते हैं। सही अर्थों में इन तत्वों के कारण काव्य या साहित्य को सौंदर्य प्राप्त होता है। भाव तत्व काव्य की आत्मा है, बुद्धि तत्व काव्य में सत्य का प्रकाश लाता है और सौंदर्य की दृष्टि उत्पन्न करने वाला कल्पना तत्व का योगदान सराहनीय है। शैली भाषा पर निर्धारित रहती है, भावना के अनुसार शैली में परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम की जो प्रतिकृति है वो भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व के अंतर्गत निहित होती है। तो साहित्य के 4 तत्व जो हैं वो 4 तत्व हैं। पहला है भाव तत्व, दूसरा है बुद्धि तत्व, तीसरा है कल्पना तत्व, चौथा है शैली तत्व। उसमें से सबसे पहला जो है वो भाव तत्व है। भाव तत्व को काव्य की आत्मा माना गया है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ इमोशन। काव्य के विधायक तत्वों में भाव तत्व सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि साहित्य को भावनाओं का उद्रेक माना गया है। मनुष्य जो कुछ लिखता है, फिर चाहे वो भावना अच्छी हो बुरी हो, भावनाओं का प्रतिबिंब ही साहित्य में चित्रित होता है। भाव संक्रामक होते हैं। भाव की तीव्रता अभिव्यक्ति की उद्दीपक है। भाव तत्व के अभाव से काव्य निष्प्राण एवं नीरस होता है। शब्द, अर्थ और कल्पना भाव को साकार रूप देते हैं। तो ये भाव जो है ये भाव मूर्त रूप में होता है। इसे अमूर्त रूप में लाने का काम जो है वो कल्पना, शब्द, अर्थ, कल्पना उसे साकार रूप देते हैं। कवि की कल्पना का प्रेरक भाव है। भाव संगीतात्मकता का भी प्रेरक है। काव्य के निर्माण के मूल में कवि के हृदय का भाव ही कार्य करता है। मूलतः कवि संवेदनशील होने के कारण उसके हृदय में अनेक भाव जाग उठते हैं। इस तीव्र भावों से काव्य का जन्म होता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ ने भावों का योगदान स्पष्ट करते हुए लिखा है, काव्य प्रबल संवेदना का सहज उद्रेक है। भावों की सृष्टि कवि करता है, इसलिए कवि काव्य जगत का विधाता है। तो कुल मिलाकर भाव तत्व को काव्य की आत्मा क्यों माना गया है? क्योंकि वह भाव ही होते हैं जो शब्द और अर्थ और कल्पना के सहारे से कागज पर उतरते हैं और साहित्य का रूप धारण कर लेते हैं। जब तक भावना उत्पन्न होगी नहीं, साहित्य अपने वजूद में साकार नहीं हो सकता, अपने वजूद में नहीं आ सकता। इसीलिए तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य क्या है? प्रबल संवेदना का सहज उद्रेक है। फिर चाहे हम जब दुखी होते हैं तो दुख के अवसर पर जो मनोभाव हमारे होते हैं, उन मनोभावों में शब्दों की एक लड़ी लग जाती है जो सुनने वाले के दिल को भी सुनने वाले के दिल पर भी प्रभाव डालती है। वो प्रभाव क्यों डालती है? क्योंकि वो मनोवेगों से लबालब रहती है। तो जब तक साहित्य में भावना नहीं होगी तब तक साहित्य का अस्तित्व ही नहीं होगा। मतलब बिना भावना के, बिना भाव तत्व के साहित्य वैसा है जैसा बिना प्राण का शरीर। इसीलिए इसे प्राण तत्व माना गया है। भारतीय आचार्यों ने रस का संबंध भावों से माना है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में रस की प्रधानता बताते हुए लिखा है, वाक्य रसात्मक काव्य। तो भारतीय आचार्यों ने भाव का जो संबंध है वो रस से जोड़ा है और विश्वनाथ कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्य। तो वही वाक्य जो है काव्य है जो रस से भरपूर है, जो रस से लबालब है। स्पष्ट है कि भावों के बिना रस नहीं और रस के बिना काव्य नहीं। इसीलिए भाव को क्या किया गया है? महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, प्रमुख स्थान दिया गया है। अगर इसका उदाहरण हम कागज के फूल और प्राकृतिक फूल के संदर्भ में भी ले सकते हैं।
भौरा, अगर ये दोनों भी दिखने में खूबसूरत फूल है, कागज का फूल भी दिखने में खूबसूरत है, मन मोहने वाला है, और प्राकृतिक फूल भी मन मोह लेता है। लेकिन अगर एक भौरे को छोड़ दिया जाए तो वो दोनों फूलों के पास जाएगा, लेकिन रसापान उसी फूल से करेगा जो प्राकृतिक हो। भले ही दिखने में कागज का फूल कितना भी लोभनीय क्यों ना हो, वो रस पान करने के लिए प्राकृतिक फूल की तरफ ही चला जाएगा। साहित्य में भाव यही बात रखता है, यही तत्व रखता है, इसलिए इसे प्रमुख माना गया कि ये जान है। साहित्य की इसे जान कहा गया है, साहित्य का इसे आत्मा कहा गया है। इसीलिए इसे भारतीय साहित्यकारों ने भी इसे रस से संबोधित किया है, और बिना रस के भाव हो नहीं सकते, और बिना भाव के कविता हो नहीं सकती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि अंतःकरण की वृत्तियों का के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों का संबंध रस दशा अर्थात भावात्मकता से है। काव्य में भाव जितने गहरे होते हैं उतना ही उसका असर गहरा होता है। काव्य में स्पष्टता, औचित्य, विविधता और व्यापकता का आगमन भावों के कारण ही होता है। भाव तत्व साहित्य के सभी विधाओं में व्याप्त है। पाठकों के दिलो दिमाग पर भावों से युक्त काव्य गहरा असर करता है। उदाहरण के लिए, आजा रे कागो चुन चुन खाओ मेरा मांस, दो नयन मत खाओ पिया मिलन की आस। प्रस्तुत पंक्ति में हम देख सकते हैं कि भाव से लबालब ये जो पंक्तियां हैं कैसे मन पर असर डालती है। इन पंक्तियों में खून से लथपथ घायल युवती अपने प्रियतम की इच्छा व्यक्त करती है कि ये भाव भरी पंक्तियों से कोई भी पाठक लुब्ध हुए बिना नहीं रह सकता। और वो कह रही है, ये घायल अपने प्रियकर से बिछड़ी हुई प्रेमिका कह रही है कि एक कागो, अगर तुम मेरा मांस खाना चाहते हो तो चुन चुन कर खाओ, सभी मांस खाओ मेरा, लेकिन मेरी आंखों को मत खाओ, क्योंकि मेरी आंखों में अभी भी पिया मिलन की आस छुपी हुई है। तो ये पंक्तियां मन में प्रभाव उत्पन्न करती है, सामने वाले के मन में प्रभाव को उत्पन्न कर देती है। इसीलिए देखो, आजकल जब हम गीत गुनगुनाते हैं, वही गीत हमारे लबों पर रहते हैं जिनमें बाहों की व्याप्ति, भावों की प्रमुखता रहती है, जो सीधे हमारे हृदय को छू लेती हैं। वही पंक्तियां हमें अक्सर याद रहती है। तो ये भावों की खूबसूरती है। भावों को इंद्रियातीत भाव या सामान्य भाव, प्रज्ञात्मक भाव या संचारी भाव, और गुणात्मक या सौंदर्य बोध से संबंधित भाव आदि तीन भागों में विभाजित किया जाता है। काव्य का बड़ा व्यापक तत्व भाव है। यह पाठक तथा श्रोता का भी संस्कार करता है। काव्य में सरलता आने के लिए भावों में वैविध्य का होना भी आवश्यक है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में सभी प्रकार के भावों को दो प्रमुख भावों में विभाजित किया है, स्थायी भाव और संचारी भाव। गीति काव्य में भावात्मकता अधिक दिखाई देती है। स्पष्ट है कि भावात्मक में शिव की रक्षा होती है। तो जब हम रस को पढ़ने के लिए रस पढ़ना शुरू कर देंगे आगे जाकर, तब हम पता चलेगा कि ये जो साहित्य है सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिकृति है। तो ये जो भाव है ये शिव की भूमिका निभाते, सत्य की भूमिका बुद्धि तत्व निभाता है, और सुंदरम की भूमिका जो है वो कल्पना तत्व निभाता है। तो अगर हम सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिकृति देखना चाहते हैं, तो साहित्य, वो साहित्य जो भावनाओं से युक्त होता है, उसमें शिव की रक्षा होती है। तो इसीलिए जहाँ पर शिव है वहीं पर प्राण तत्व है, वही प्राण है। इसीलिए भावनाओं को साहित्य का, भाव तत्व को साहित्य का प्राण तत्व माना गया है। दूसरा जो तत्व है वो है कल्पना तत्व, जिसे कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन।
बिना इमेजिनेशन किए हुए, मतलब भावना तो हर एक के पास है, लेकिन बिना कल्पना के उसे शरीर दे नहीं सकते। कल्पना शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ है, उत्पत्तिपरक अर्थ है सृष्टि करना, सृजन करना। काव्य में रूप या सौंदर्य की सृष्टि करने वाली शक्ति कल्पना है। अंग्रेजी में कल्पना का पर्याय इमेजिनेशन है और इसका निर्माण इमेज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है मानसिक बिंब या चित्र। तो फिर भावना मन में पैदा हुए हैं, लेकिन उसे किसी न किसी चित्र में तो प्रस्तुत करना पड़ेगा ना, तभी तो सामने वाले को, यानी उसे उसका जो है सृजन करना पड़ेगा। मतलब उसे किसी न किसी जामे में जामा उसे देना पड़ेगा, उसे किसी ढांचे में ढालना पड़ेगा, तब जाकर सामने वाले को वो समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा था कि कल्पना बहुत सारी होती है, लेकिन हम उसे किस स्वरूप में ढाल रहे हैं, वो स्वरूप में ढालने का काम कल्पना करती है। फिर कल्पना जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कल्पना हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। इसीलिए बोलते हैं ना, जो ना देखे रवि वो देखे कवि। वो देखने का जो काम है वो इमेजिनेशन के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से ही संभव हो सकता है। यानी एक इमेज तैयार किया जाता है, जिसे मानसिक बिंब या चित्र कहते हैं। काव्य में सुंदरम की प्रतिष्ठा का श्रेय कल्पना तत्वों को ही है। तो हमने देखा भाव में शिव की स्थापना भाव तत्व करता है, तो सुंदरम की स्थापना जो है वो कल्पना तत्व करता है। यह सच है कि कल्पना के द्वारा अतीत तथा भविष्य की वस्तुओं, दृश्यों का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी तत्व के महत्व को स्वीकार करते हुए पाश्चात्य विद्वान रस्किन ने लिखा है, कविता कल्पना के द्वारा मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। फिर भविष्य को लेकर हमने भविष्य को नहीं देखा, हम पीछे जो कुछ बीत चुका है उसे नहीं जानते, लेकिन कल्पना के माध्यम से अतीत का हम चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं, हम भविष्य का चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? कल्पना करती है। इसीलिए देखो ना कि आने वाले दौर में का दौर कैसा होगा। कुछ कुछ फिल्में हैं जो आने वाले दौर को दिखाती हैं, कुछ कुछ फिल्में हैं जो ऐतिहासिकता को दिखाती है कि इस प्रकार से जीवन रहा होगा। वो क्या है, जाकर देखा है? ऐसी कोई टाइम मशीन है हमारे पास कि हम चलो वो मशीन में टाइम सेट कर दिया और हमारे पीछे वाली जिंदगी में जाकर देख कर आए? और ऐसी कोई मशीन है? अभी देखो, ये टाइम मशीन भी तो एक कल्पना ही है। अगर ये कल्पना की नहीं होती तो इस प्रकार के विषय आते ही नहीं। चलो हम अपनी जिंदगी से पीछे चले जाकर देख रहे हैं, हम आने वाली जिंदगी में आगे जाकर देख रहे हैं कि आने वाली जिंदगी कैसी है। ये कल्पना के द्वारा ही संभव हो सकता है। कविता, रस्किन कहते हैं, कविता कल्पना के द्वारा मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है। कल्पना तत्व अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान करता है, यानी भाव जो अमूर्त है उसे मूर्त करने का काम कल्पना करता है। शून्य या अज्ञात वस्तु को कवि कल्पना के सहारे आकार देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कल्पना तत्व के बारे में बिल्कुल ठीक लिखा है। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना उपासना है। साहित्य वाले इसे भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना कहते हैं। कि जो हमसे दूर है उसे करीब लाने का काम कल्पना के माध्यम से होता है। तो ये कल्पना जो है हमें कहते हैं ना कि सरोवर के करीब बैठकर हमें रेगिस्तान का सफर कराती है और रेगिस्तान में घूमते हुए समुद्र की सफारी कराती है। ये कल्पना ही है। इसीलिए कल्पना को सुंदर चित्र प्रस्तुत करने वाली के तत्व के रूप में जाना जाता है। कि सुंदरम की जो साहित्य में जो सुंदरम लाने वाली जो चीज है, बात है, वो कल्पना के द्वारा संभव होती है। कल्पना 3 प्रकार की मानी जाती है, एक उत्पादक, दूसरा संयोजक और तीसरा अवबोधक। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में मनोभावों का मानवीकरण किया है।
अचेतन को सचेतन करने की बड़ी शक्ति कवि के कल्पना में होती है। नए संसार की रचना कवि अपनी कल्पना के बलबूते पर ही करता है। नवीनता तथा रोचक का आगमन काव्य में कल्पना के कारण ही होता है। हाँ, यह सही कहा गया है कि जो न देखे रवि वह देखे कवि। साहित्य लोचन ग्रंथ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं, विज्ञान में जो बुद्धि है, दर्शन में जो दृष्टि है, वही कविता में कल्पना है। तो कल्पना को किस तरह से उद्घाटित करने का प्रयास इन आचार्यों ने किया है। देखो कि विज्ञान में जो बुद्धि है, दर्शन में जो दृष्टि है, वही साहित्य में कल्पना है, कवियों में कल्पना होती है। क्योंकि कल्पना के माध्यम से ही हम बड़ी बड़ी चीजों को क्या कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। आज हम बैठे हुए अपनी भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और उस भविष्य के चित्र को हम देख सकते हैं। ये कल्पना के माध्यम द्वारा ही संभव है, बिना कल्पना के ये संभव नहीं है। और आजकल जो फिल्मों में हम जो देखते हैं, जो फिल्मों में आने वाले जीवन के बारे में जो कुछ बताया गया है, वो कल्पना का ही तो सहारा है। इसलिए साहित्य में कहा गया है, जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे और आदिकाल में हमने कहा कि इसमें कल्पना की प्रचुरता है, कल्पना की मात्रा इसमें ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि उसे सुंदर, साहित्य को सुंदर बनाने का काम कल्पना करती है। अगर सिर्फ वास्तविकता को लिखना होता तो वो इतिहास ग्रंथ बन जाता, वो साहित्य ग्रंथ नहीं बन जाता। वास्तविकता में जब कल्पना आ जाती है तब वो रचना सुंदरम की तरफ बढ़ जाती है, वो सुंदर बन जाती है, वो मनोरंजन करने वाली बन जाती है। इसीलिए साहित्य में कल्पना का होना महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए इसे साहित्य के काव्य के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। कल्पना तत्व का महत्वपूर्ण काम मानव जीवन में अनेक दृश्यों को सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। विचार उत्तेजित करने की शक्ति कल्पना में होती है। असल कल्पना का सामर्थ्य ही कवि की प्रतिभा है। कवि और बिहारी ने कल्पना के सहारे प्रेय से मिलने के लिए विरहिणी नायिका की आकुल व्याकुल स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया है। इत ते उत ते इते छुनु न कहू ठहराती, रुक न प्रति चक्री भई फिरी अवती फिरी जाती। कवि की सृजन शक्ति कल्पना होती है और इसी के बल पर वह नई तथा चमत्कारिक दुनिया का पुनर्निर्माण कर सकता है। तो कल्पना ही है जो कवि या साहित्यकार जिसके माध्यम से एक नई दुनिया को क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। फिर हैरी पॉटर लिखने वाले या चंद्रकांता लिखने वाले देवकीनंदन खत्री एक नई दुनिया में हमें ले जाते हैं। वो नई दुनिया में ले जाने का काम उनकी कल्पना ही करती है। वो कल्पना के माध्यम से ही ऐसे विश्व का निर्माण किया जा सकता है। बिना कल्पना के नहीं, ये हो ही नहीं सकता मुमकिन कि चलो कि सामने पेड़ है और पेड़ के जो मूल है वो सांप की भांति हमारे पास आ रहे हैं और अपने आप को जकड़ रहे हैं। ये कल्पना ही है, ये कल्पना के द्वारा ही संभव हो सकता है। एक नवीन दुनिया, एक अद्भुत दुनिया कल्पना के द्वारा, एक चमत्कारिक दुनिया हम कल्पना के द्वारा क्या कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। कवि साधारण घटनाओं को भी कल्पना का सहारा लेकर असाधारण बना देता है। कि एक साधारण घटना है लेकिन उससे असाधारण बनाने का काम कल्पना के द्वारा किया जा सकता है। तो ये कल्पना इसीलिए बहुत तो महत्वपूर्ण है। कल्पना क्या करती है, मन में उठने वाली भावनाओं को एक शरीर का रूप देने का काम करती है, उसका निर्माण करने का काम करती है। जैसे कि मिट्टी का गोला है, अगर हम कहेंगे ना, भावना क्या है, मिट्टी का गोला है और उसे तरह तरह के बर्तनों में बांधने का काम कुंभार जो है अपनी कल्पना के द्वारा करता है। कि चलो मैं इस प्रकार से उंगली लगा दूंगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, इसका आकार ऐसा बन जाएगा। मैं दोनों हाथों को लगा दूंगा तो दबा दूंगा मिट्टी को और तो इसका आकार ऐसे बन जाएगा। मैं इस तरह से उसे इधर से मैं उसे क्या कर दूंगा, थापी के माध्यम से उसे थप्पड़ देता रहूंगा तो वो इस आकार का बन जाएगा। ये मन में कल्पना करता है कुंभार, तभी वो मिट्टी को आकार दे सकता है। अगर मन में कोई उसके चित्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, मन में कोई चित्र नहीं है, तो वो उसे आकार नहीं दे सकता। यानी उस मन मुताबिक आकार देने के लिए कल्पना का सहारा वो लेता है।
कभी साधारण घटनाओं को भी कल्पना का सहारा लेकर असाधारण बना देता है। कल्पना में रचनात्मकता की प्रतिष्ठा होना महत्वपूर्ण होता है। तो कल्पना हर कोई कर सकता है, लेकिन वो कल्पना कौन सी हो? रचनात्मक हो, तभी जाकर वो एक बेहतरीन साहित्य या बेहतरीन वस्तु के रूप में आकार ले सकती है। इसीलिए रचनात्मक, इसीलिए कहा गया है ना, हर कोई लिख नहीं सकता, हर कोई कवि हो नहीं सकता, हर कोई साहित्यकार नहीं हो सकता। साहित्यकार होने के लिए रचनात्मकता का होना बहुत जरूरी है। और कल्पना में अगर जब रचनात्मकता होगी तो वो कल्पना साहित्य को सुंदरम बनाएगी। वरना जिस प्रकार से कहते हैं ना कि गहने जो हैं सुंदरी के सौंदर्य में शोभा, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा गहने भी वही सुंदरी को हास्यास्पद बना देते हैं। तो रचनात्मकता ये काम करती है कि कहाँ पर कौन सी चीज कितनी चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, ये इसका होना मतलब ही रचनात्मकता का होना। तो हमने आज दो तत्व देखे, जिसमें पहला भाव तत्व है, दूसरा कल्पना तत्व है। और अगर जब हम सत्यम शिवम सुंदरम की अगर जब प्रतिष्ठा करना चाहते हैं साहित्य के माध्यम से, तो भाव तत्व शिव की प्रतिष्ठा करता है और कल्पना तत्व सुंदरम की प्रतिष्ठा करता है। और फिर जब हम कल देखेंगे बुद्धि तत्व जो सत्य की प्रतिष्ठा करता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य में किस प्रकार से समाहित होता है, हम देख सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम साहित्य में वही बात भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व देते हैं।